इस वीडियो को इस तरीके से बनाया है मैंने कि आपको हर एक पॉइंट हर एक समझ में आ सके। और यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो डेफिनेटली मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी डिसिमिलरिटी टेलर और फ्योल की। प्लस आपको टेलर और फ्योल के बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाएगी जो आप एक पेज में पढ़ के नहीं समझ पाओगे। मैंने बहुत ही शॉर्ट वे में आपको एक समरी के फॉर्म में समझा दिया है। तो वीडियो को बस पूरा देखना, कंडीशन सिर्फ इतनी है, और वीडियो को लाइक करके जाना। थैंक यू सो मच। हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु पाराशर। दोस्तों 21 तारीख को, 21 फरवरी को बिजनेस स्टडीज का पेपर है एमपी बोर्ड क्लास 12 का। तो उनके लिए तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा ये वीडियो। और उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा जो फेओल और टेलर के प्रिंसिपल्स के डिससिमिलरिटीज देखना चाहते हैं, डिफरेंस देखना चाहते हैं। तो यदि क्वेश्चन आ जाए डिससिमिलरिटीज बताओ आप फेओल और टेलर की प्रिंसिपल्स अप्रोच की डिससिमिलरिटी बताओ, तो भी आपको यही क्वेश्चन लिखना है। डिफरेंस बिटवीन टेलर एंड फेओल आ जाए तो भी यही क्वेश्चन लिखना है ना। बस इतना याद रखना कि मैंने क्वेश्चन को कैसे सेट किया है। टी और एफ, पहले टेलर लिखा है फिर फ्योल लिखा है, क्योंकि हम कई बार ऐसी गलती कर जाते हैं, है ना। हम मान के चलिए यहां पर फ्योल लिख देंगे और यहां पे टेलर लिख देंगे, तो आप टेलर वाली चीज फ्योल में चली गई, फ्योल वाली चीज टेलर में चली गई, तो ये दिक्कत हो जाता है। तो ये एफ डब्ल्यू टेलर इनका पूरा नाम है, ठीक है ना। तो ये पहले लिखा है, जैसे टीसी होता है ना, टीसी है ना ट्रेन में, वैसे ये टीएफ है, ऐसे याद रखना, ठीक है। एक बात और बता दूं, देखो डिससिमिलरिटीज आए या डिफरेंस आए तो आप यही लिखोगे, है ना। अब यदि यदि मान लो कि आपसे सिर्फ पूछ ले टेलर के बारे में बताओ, आप तो एफ डब्ल्यू टेलर के बारे में बताओ, तो आप क्या करोगे, ये पूरा लिख दोगे इस साइड का, ये पूरा इस साइड का। समझ रहे हो, ये क्वेश्चन तीन तरीके से आपसे यदि पूछेगा ना तो आप तीन तरीके से लिख पाओगे। ऐसे यदि फ्यूल के बारे में पूछ ले तो इस साइड का पूरा, इस साइड का 9 पॉइंट है, 9 पॉइंट लिखोगे तो वो इंप्रेस हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, पर इतने पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, पर याद पूरे 9 करना है ना। तो ये दो क्वेश्चन, यदि टेलर के बारे में पूछे तो टेलर के बारे में लिख देंगे, फ्यूल के बारे में पूछेगा तो फ्यूल के बारे में लिख देंगे, ठीक है। अब यदि डिफरेंस बिटवीन आएगा तो डिफरेंस बिटवीन लिख देंगे, कर देंगे, है ना। तो ऐसे एक क्वेश्चन से तीन, मतलब एक तीर से तीन शिकार हो गए। समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। एक बात और बता दूं मैं आपको, इन ऑब्जेक्टिव को ना बड़े ही ध्यान से पढ़ना। जैसे देखो इसमें देखो, टेलर स्टडीड एंड डेवलप्ड हिज व्यूज मैनेजमेंट इन अमेरिका। आप पूछ सकते हैं भैया टेलर ने अपनी पढ़ाई कहाँ की थी, है ना। अब फ्योल की पूछ सकते हैं, फ्योल की पढ़ाई कहाँ हुई थी। समझ रहे हो, तो मतलब क्वेश्चन में से ही कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं आपके। अभी मैं पूरा आपको डिटेल में समझाऊंगा, पर मैं आपको बात बता रहा हूं, तो पढ़ना हमको समझना इस तरीके से, है ना। तो ये आप सारी बातें मैंने बता दी, अब हम वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन, या फिर मैं कहूं डिससिमिलरिटीज बिटवीन टेलर एंड फ्यूल। और मैंने देखो कैसे लिखा है, टीएफ यानी टीएफ, ऐसे पहले टी लिखेंगे फिर एफ लिखेंगे, पहले टेलर फिर फ्यूल। जैसे टीसी होता है ना, वैसे ये है टीएफ, ऐसे करके याद रहेगा आपको, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं प्लेस ऑफ स्टडी। अब बस शांति से सुनते जाओ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऑफलाइन के जो स्टूडेंट हैं वो भी यही वीडियो देखें, उनको मैं अलग से ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ, और एक बात और बता दूं, जो मैं इस इन ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड में यही पॉइंट काम आएंगे। ये पॉइंट जो मैंने आपको दिए हैं, आप एज इट इज इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। याद रखो परीक्षा बोर्ड में बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, जैसे कि मान के चलो सेंटर लेबर स्टडी लिख दिया बस, है ना। तो इतने छोटा छोटा लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा उसको, चेक करने वाले को, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेस ऑफ स्टडी, क्योंकि जो ऑफलाइन में बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनकी यही डाउट था और वो यही चीज कर रहे थे कि छोटा छोटा याद कर लिया था उन्होंने। जो कुंजियां होती हैं, जो परीक्षा वो परीक्षा अध्ययन होती हैं, उसमें छोटा दिया होता है आंसर्स, उसमें से, पर उसमें नंबर नहीं मिलते अपन को बोर्ड एग्जाम में। प्लेस ऑफ स्टडी, टेलर स्टडीड एंड डेवलप्ड हिज व्यूज ऑन मैनेजमेंट इन अमेरिका एज मैकेनिकल इंजीनियर। क्या मतलब हुआ कि टेलर ने जो स्टडी किया और अपना अपना व्यू डेवलप किया, वो किया मैनेजमेंट इन अमेरिका में एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। तो हमको ये समझ में आ गया भैया टेलर ने स्टडी कहाँ की, अपना किस तरीके से व्यू डेवलप किया मैनेजमेंट इन अमेरिका एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, है ना, मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में। हेनरी फ्यूल के बारे में पढ़ते हैं। तो इन्होंने स्टडी की एंड डेवलप्ड हिज व्यूज इन द फ्रांस, ठीक है ना, एज अ माइनिंग इंजीनियर। और इन्होंने एज अ माइनिंग इंजीनियर अपना व्यू डेवलप किया फ्रांस में। क्लियर, यहां तक बात क्लियर। इन दोनों में यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लेस ऑफ स्टडी, इन्होंने स्टडी की अमेरिका में एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। इन्होंने हेनरी, क्योंकि देखो ये दोनों ने देखो टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए हैं, फ्योल ने जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ना, साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करूं या जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए ये दोनों व्यक्ति भी इंपॉर्टेंट है और इनकी हम डिससिमिलरिटी पढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ पे किसी एक को अच्छा और किसी एक को बुरा नहीं बताया, इसमें बताया कि ये कैसे अलग हैं और ये कैसे अलग है ना। तो हेनरी फ्योल ने अपनी जो स्टडी की वो फ्रांस में की एज अ माइनिंग इंजीनियर। देखो दोनों इंजीनियर थे, एक चीज कॉमन है, याद रखना, टेलर मैकेनिकल इंजीनियर हैं और फ्योल माइनिंग इंजीनियर है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो में लाइक कम रहते हैं, मेरे को गुस्सा आता है, वीडियो को लाइक कर दो।
पोस्ट इन, क्योंकि मेहनत पूरी करना पड़ता है ना, और फिर उसका परिणाम ना मिले तो फिर वो थोड़ा बुरा लगता है। पोस्ट इन द बिगिनिंग, ठीक है। टेलर स्टार्टेड हिज करियर एज एन अप्रेंटिस मैकेनिस्ट एंड टर्नर, मतलब पोस्ट इन द बिगिनिंग मतलब इनका जब कोर्स हो गया तो इन्होंने अपनी ट्रेनिंग या मैं कहूँ जॉब किस प्रकार स्टार्ट की। तो अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनिंग, एक प्रकार से मतलब ये 1 साल के लिए हो सकती है, 6 महीने के लिए हो सकती है, डिपेंड ऑन दी कंपनी, है ना। तो टेलर ने अपना करियर स्टार्ट किया अप्रेंटिस यानी कि ट्रेनिंग मैकेनिस्ट एंड टर्नर के रूप में, और हेनरी फ्यूल ने अपना करियर स्टार्ट किया एज अ माइनिंग इंजीनियर, ठीक है। अब कंपनी का नाम नहीं हमको पता है तो हम उसको मेंशन भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट का ध्यान रखना, जैसे प्लेस ऑफ स्टडी पढ़ लिया हमने, पोस्ट इन द बिगिनिंग पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे स्टेटस। ही इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो पूछा जा सकता है आपसे, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया आपसे, ट्रू फॉल्स मैच द फॉलोइंग और वन वर्ड, किसी में ही पूछ सकता है कि यार बताओ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, तो वो है F.W. टेलर, वो है F.W. टेलर, ठीक है। और मॉडर्न मैनेजमेंट, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन है, हेनरी फ्यूल, क्लियर है। अब देखो स्टेटस से, इस पॉइंट से रिलेटेड एक और पॉइंट कौन सा है, कॉन्सेप्ट। तो जो स्टेटस पढ़ के जाएगा वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से लिख सकता है। देखो बताता हूं, है ना। टेलर गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अभी देखो हमने स्टेटस क्या पढ़ा था कि इनको स्टेटस मिला है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का, और कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा है ये, टेलर गेव। देखो गिव मत लिखना, गेव लिखना, क्योंकि देखो ये पास्ट में दिया गया है ना ये कॉन्सेप्ट इन्होंने, इसलिए GAVE गेव लिखेंगे। सेकेंड फॉर्म है किसकी, गिव की, है ना। तो इंग्लिश थोड़ा सा यहाँ पे सुधारना, ग्रामेटिकल आपकी बच जाएगी एक गलती। कॉन्सेप्ट, टेलर गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यहाँ पे हमने फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा था, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना था, कोई भी अंतर नहीं था बाकी। तो जैसे अगर आपने स्टेटस पढ़ लिया तो आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से लिख सकते हो, है ना। ऐसे ही हमने स्टेटस में पढ़ा था एज अ फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, और यहां पर हम क्या लिखेंगे, फ्योल गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स, है ना। या आप ऐसा भी बोल सकते हो, फ्योल गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। यदि याद ना आए तो मॉडर्न मैनेजमेंट लिख देना, और यदि ये याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स। अब यार ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है, देखो साइंटिफिक तो आप समझते होगे, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे कलेक्टर होता है ना, वो पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट को संभालता है ना। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा संभालता है, मतलब पूरी एक हायरार्की होती है ना। वहां से ऑर्डर आया, फिर जो सबऑर्डिनेट है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर उससे नीचे वाले लोग, तो इस तरीके से इसको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स कहते हैं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, और आगे बढ़ूं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है जिसमें ज्यादा समझने वाला नहीं है, पर हमको समझना है थोड़ा तरीके से, है ना, रटना नहीं है। अब देखो एक पॉइंट से दो पॉइंट कवर करवाऊंगा, है ना। अचीवमेंट, टेलर थ्रू हिज वर्क अचीव्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि F.W. टेलर जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर है ना। तो इन्होंने अचीवमेंट भी कहाँ की है, अचीवमेंट मतलब वहां पर उनको सक्सेस मिली है ना। तो टेलर को, F.W. टेलर जिस जो फादर है यार साइंटिफिक मैनेजमेंट को, उनको ही तो अचीवमेंट मिली होगी ना, उसमें बनी बनाई बात है। तो अचीवमेंट भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है, जो मतलब पॉइंट है जो हम आराम से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। टेलर थ्रू हिज वर्क अचीव साइंटिफिक मैनेजमेंट, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल जा रहा हूं मैं, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट इज द अचीवमेंट ऑफ फ्योल एफर्ट्स, ठीक है ना। तो क्योंकि फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है हेनरी फ्योल को, और हेनरी फ्योल ने जो किस पे काम किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स पे। मॉडर्न मैनेजमेंट का मतलब वही है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ठीक है। तो इनकी अचीवमेंट भी कहाँ है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में, ठीक है, जो आजकल चलता है, समझ रहे हो ना। आजकल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी चलता है, फिर आप स्कूल की बात करो, होटल की बात करो, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करो, बैंक की बात करो, किसी भी कंपनी की बात करो, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट ही चलता है। हाँ, दोनों का इंपॉर्टेंस है, कहीं कहीं साइंटिफिक मैनेजमेंट का पुट देखने को मिलता है, पर मोस्टली हर ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट चलता है, ऊपर से चलता है। हायरार्की कैसे चलती है, ऊपर से, है ना, और नीचे की तरफ आती है ना। समझ गए मेरी बात, आगे बढ़े। अब जैसे सरकार है, सरकार ने कोई स्कीम लॉन्च की, अब स्कीम बना दी, फिर अब उसको एग्जीक्यूट करने का काम मंत्री करेगा, फिर उसको प्रचार करने का काम मंत्री करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करने का काम नीचे वाले जो ऑफिसर्स होंगे, जो क्लर्क होंगे और बाकी जो भी सबऑर्डिनेट होंगे वो करेंगे। समझ रहे हो, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कहते हैं। स्कोप की बात करता हूं, देखो अचीवमेंट समझ गए ना, अचीवमेंट से रिलेटेड ही स्कोप है, समझना। नहीं नहीं, अचीवमेंट से रिलेटेड स्कोप नहीं है, सॉरी सॉरी, आगे बात करूंगा। अचीवमेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, वो दोनों पॉइंट जो थे ना, स्टेटस और कॉन्सेप्ट, उन्हीं से रिलेटेड है ये, है ना। अचीवमेंट, स्कोप समझो, स्कोप अलग है। टेलर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर रेस्ट्रिक्टेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, मतलब टेलर का जो प्रिंसिपल है, मतलब टेलर के जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, F.W. टेलर जी ने जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं ना, इन्होंने भी दिए हैं, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट कहे जाते हैं, तो वो रेस्ट्रिक्टेड है प्रोडक्शन एक्टिविटी में। मतलब वो प्रोडक्शन जो भी, मतलब जो प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है ना, जो प्रोड्यूस करता है, वहां पर इनके प्रिंसिपल्स
जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो लागू ही नहीं होते, वो रेस्ट्रिक्टेड है पूरी तरीके से प्रोडक्शन एक्टिविटी में, ये स्कोप बता रहे हैं, ठीक है। दीज आर एप्लीकेबल इन ऑल काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट, ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल्स हैं ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो हर जगह एप्लीकेबल हैं, हर जगह। फिर वो कहीं की भी बात कर लो आप, प्रोडक्शन की, सेल्स की, जिसकी बात करना हो, कोई भी डिपार्टमेंट की, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की, सब जगह एप्लीकेबल हो जाते हैं हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल। क्लियर, ये था स्कोप। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अप्रोच, है ना। टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर रेस्ट्रिक्टेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। देखो, स्कोप ऑफ अप्रोच, स्कोप और अप्रोच दोनों सेम है कि नहीं, देखो आप पढ़ के देखो। टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर रेस्ट्रिक्टेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, यही हमने यहां पढ़ा था। पर ये स्कोप में भी यही लिखा हो सकता है, अप्रोच में भी यही लिखा हो सकता है, गलत नहीं होगा, याद रखना। बहुत मैंने इसको शांति से बनाया है। इट डिस्कस जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल इन ऑल फील्ड्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो, ये जो सेम पॉइंट था यही यहाँ पे है ना, है कि नहीं, है ना। इसको समझाने की जरूरत अब नहीं है। इट डिस्कस जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल इन ऑल फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, है ना। हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सभी फील्ड में एप्लीकेबल हैं। और साइंटिफिक मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स हैं वो रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब वहां पर प्रोडक्शन एक्टिविटी में यूज नहीं होता। एफडब्ल्यू टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए ना, वो उनका प्रोडक्शन एक्टिविटी में यूज नहीं होता, रेस्ट्रिक्टेड है वो पूरी तरीके से। इसको अप्रोच बहुत अच्छे से लिख दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस, हिज अप्रोच स्ट्रेसेस ऑन एफिशिएंसी, मतलब इन्होंने कहां पे फोकस ज्यादा किया है, एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स ने एफिशिएंसी पर। मतलब आप क्या करो, कम से कम कॉस्ट में जल्दी ज्यादा से ज्यादा काम कंप्लीट करो, है ना। इट्स लेज स्ट्रेस ऑन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पे दबाव दिया है, दबाव मतलब ज्यादा स्ट्रेस दिया है, ज्यादा फोकस किया है। और इन्होंने कहां ज्यादा फोकस किया है, एफिशिएंसी पर। एफिशिएंसी का मतलब होता है आप एक दिन में कितना काम कर सकते हो। मान के चलो एक आदमी एक दिन में नहीं, ऐसे नहीं, एक दिन में आप कितने घंटे काम कर सकते हो, ऐसे समझो, बहुत अच्छे से समझ पाओगे। मान के चलो एक व्यक्ति 16 घंटे काम कर रहा है एक दिन में, और वहीं एक व्यक्ति 8 घंटे काम कर रहा है, तो ये प्रिंसिपल पता है क्या बोलेगा, ये प्रिंसिपल बोलेगा भाई वो 16 घंटे वाले को लो। समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। तो ये वो चीज है ना। आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला भाई जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रहना चाहिए, सभी के लिए 8 घंटे रहने चाहिए, ऐसा। समझ गए मेरी बात, है ना। बहुत आसान जा रहा हूं मैं। आस्पेक्ट क्या है, अंडर इट मोर स्ट्रेस is led on increase in the production by improving man, machine, material and methods। क्या बोल रहे हैं, आस्पेक्ट मतलब ये क्या बताना चाह रहे हैं बेसिकली, है ना। इनका क्या इंटेंशन है बताने का, साइंटिफिक मैनेजमेंट का, एफडब्ल्यू टेलर का प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट है उनके क्या क्या उनका आस्पेक्ट है बताने का, क्या उनका वे है। तो अंडर इट मोर स्ट्रेस इज लेड ऑन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, ये चाहते हैं कि भैया ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, इनका मेन फोकस है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। बाय इंप्रूविंग मैन, आप मैन को इंप्रूव करो, उसको ज्यादा से ज्यादा आप बोलो कि वो काम करे, है ना, उसकी स्किल्स को इंप्रूव करने की कोशिश करो। मैन, मशीन, मटेरियल एंड मेथड्स, इन सभी को इंप्रूव करो और प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करो। दस इट डिसरिगार्ड्स ह्यूमन एलिमेंट। अब यहां पे क्या होता है, ये डिसरिगार्ड हो जाता है ह्यूमन एलिमेंट, मतलब ह्यूमन एलिमेंट मतलब ह्यूमन के हिसाब से ये चीज सही नहीं मानी गई यहां पर। कहां पर, ये एस्पेक्ट में, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट वाले एफडब्ल्यू टेलर के एस्पेक्ट में ये चीज सही नहीं मानी गई, क्योंकि भैया इसमें ह्यूमन एलिमेंट जो है वो डिसरिगार्ड हो रहा है कहीं ना कहीं, है ना, उसको नजरअंदाज किया जा रहा है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहे हैं हम ह्यूमन एलिमेंट को, है ना, क्योंकि मैन को, मैन वुमेन सभी आ जाते हैं इसमें, तो हम ह्यूमन एलिमेंट को डिसरिगार्ड कर रहे हैं। वहीं हम बात करें अंडर फ्योल प्रिंसिपल की, तो ड्यू रिगार्ड्स आर पेड टू ह्यूमन एलिमेंट, यहां पे थोड़ी सी भलाई की बात हो रही है ह्यूमन के बारे में, है ना। जैसे प्रिंसिपल्स लाइक यहाँ पे इनिशिएटिव दिए जा रहे हैं, जैसे आप ज़्यादा काम कर रहे हो तो आपको इनिशिएटिव दे दिया। स्टेबिलिटी ऑफ सर्विस, है ना, स्टेबिलिटी सर्विस मतलब मान के चलो 5 दिन काम करना है, आपको 2 दिन सैटरडे संडे छुट्टी दे दी, है ना, या लीव दे दिया, XYZ। एंड स्पिरिटी ऑफ लॉयलिटी एंड डिवोशन कंसीडर द ह्यूमन एस्पेक्ट, है ना। तो ये चीज़ें थी फ्यूल के अंदर, है ना, फ्यूल के प्रिंसिपल्स में, है ना। तो यहाँ पे जो रिगार्ड दिया गया है ह्यूमन एलिमेंट को, पर यहाँ पे डिसरिगार्ड किया गया है साइंटिफिक मैनेजमेंट में। तो ये था पूरा का पूरा वीडियो। स्पिरिट ऑफ लॉयल्टी का मतलब यही है कि भाई वो आत्मनिष्ठा, है ना, आदमी अच्छे से ईमानदारी से काम कर रहा है ना, पूरा डिवोट होकर, ठीक है। तो यहाँ पर ये ह्यूमन एस्पेक्ट को अच्छा बताया गया है, यहाँ पर थोड़ी सी डिसरिगार्ड कर दिया गया है, थोड़ा सा नजरअंदाज कर दिया गया है ह्यूमन एस्पेक्ट को एफडब्ल्यू टेलर में, हेनरी फ्योल में उसका ध्यान रखा गया है। तो ये था भाई पूरा का पूरा वीडियो जो कि डिसिमिलैरिटी पर था टेलर और फ्योल के। इसका कोई भी PDF अवेलेबल नहीं है, यदि आपको PDF इसका चाहिए होगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना।
तो इसका जो पीडीएफ होगा वो 5 रुपीज़ का पीडीएफ होगा। इसमें सिर्फ़ ये 2 पेज का ये पीडीएफ होगा। क्लियर ना? अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो। और मैं व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन और पहले वाले कमेंट में दे दूँगा, तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करें और वीडियो को खूब सारा शेयर करें। थैंक यू सो मच।